अब बात यूपी चुनाव की करनी पड़ेगी। तमाम दलों की तरह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी यूपी के चुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी को चुनौती देने और अपनी पार्टी को मजबूत करने के मकसद से कांग्रेस यूपी में प्रतिज्ञा यात्रा निकालने वाली है। हम वचन निभाएंगे के नाम से यह प्रतिज्ञा यात्रा कांग्रेस की प्रियंका गांधी के नेतृत्व में निकाली जाएगी। तय कार्यक्रम के मुताबिक 20 सितंबर से 5 अक्टूबर तक यह यात्रा निकलेगी। यह यात्रा 40 से 44 जिलों के 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कांग्रेस की इस यात्रा का प्लान प्रियंका गांधी के यूपी दौरे में बनाया गया। अभी हाल ही में प्रियंका 3 दिन के दौरे पर लखनऊ आई थी। यहां उन्होंने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ताबड़तोड़ मीटिंग्स की, जिसमें यह अहम फैसला लिया गया था। दरअसल प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस का खोया जनाधार वापस लाने की जद्दोजहद में जुटी हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि प्रियंका गांधी ही यूपी में कांग्रेस का चेहरा होंगी, यानी यूपी में कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट क्या प्रियंका गांधी होंगी। अभी हाल ही में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने आगरा में मीडिया से बातचीत करते हुए कह दिया था, कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, यानी प्रियंका कांग्रेस का यूपी में चेहरा होंगी। जरा सलमान खुर्शीद को सुनिए पहले। हमारा एक चेहरा है, हमारा चेहरा प्रियंका जी का चेहरा है, लेकिन ना प्रियंका जी ने स्वयं अधिकृत रूप से कोई घोषणा की है, ना ही हमको अधिकार है कि हम कोई घोषणा करें कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हम लीडरशिप मानते हैं, नेतृत्व मानते हैं, और नेतृत्व का चेहरा लेकर हम आपके सामने हैं। वो प्रियंका जी, हमने आपको बताया कि आज जो हम जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं तो उन्हीं के दिशा निर्देश पर कर रहे हैं। वो हमारे लिए चेहरा है और वो हमारे लिए काफ़ी है। वो चेहरा हमारे लिए काफ़ी है। उसके बाद उस चेहरे पर कोई लेबल लगाने की आवश्यकता हमें नहीं लगती। आप जानते हैं कि यूपी में कांग्रेस बरसों से, दशकों से पिछड़ती आ रही है। आंकड़ों की बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 के चुनाव की बात करें, कांग्रेस को महज 7 सीटें मिली थी। 2012 में 28 सीटें मिली थी। 2007 और पीछे जाइए 22 सीटें मिली थी, और 2002 करीब 20 साल पहले जाइए 25 सीटें मिली थी। हाल आपके सामने है। 1996 कांग्रेस को 33 सीटें मिली थी। इस बीच यह कांग्रेस का हाल है। आगे इस पर बहस भी करेंगे कि इस बार क्या इन आंकड़ों से आगे कांग्रेस जा भी सकती है, क्या प्रियंका कांग्रेस की नैया पार लगा सकती हैं। लेकिन इस बीच यूपी में चुनाव से पहले फ्री बिजली का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी की घोषणा हुई है कि वो यूपी में फ्री बिजली देने वाले हैं। अगर उनको जिताया गया तो पहला फैसला वही लेंगे। अब आम आदमी पार्टी के वादे के बाद यूपी में बीजेपी की सरकार भी फ्री बिजली देने पर मंथन कर रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी में मुफ्त बिजली देने पर मंथन शुरू हो चुका है। खबर है कि चुनाव से पहले बीजेपी सस्ती बिजली, यहां तक कि फ्री बिजली देने का ऐलान भी कर सकती है। बताया जा रहा है दूसरे राज्यों की तरह किसानों, छोटे व्यापारियों और बीपीएल कार्ड धारकों की बिजली मुफ्त हो सकती है। इससे पहले आपको याद होगा, कल राष्ट्र की बात में हमने इस पर बहस भी की थी। आम आदमी पार्टी ने यूपी के लिए फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कल लखनऊ में कहा था, यूपी में हर परिवार को 300 यूनिट तक फ्री घरेलू बिजली देंगे। इसके साथ ही सिसोदिया ने यह भी ऐलान किया था, यूपी में सरकार बनने पर सारे पुराने बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे। बिजली को लेकर लोगों पर दायर केस भी वापस ले लिए जाएंगे। जिन लोगों ने बिजली चोरी की या बिल नहीं दिए, उन पर केस हो जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी कह रही है वो केस भी हम वापस ले लेंगे। वही वादे जो दिल्ली में किए थे। और आप यानी आम आदमी पार्टी ने यहां तक कहा कि हम यूपी में अगर सत्ता में आए, किसानों के लिए एकदम मुफ्त बिजली देंगे। सिसोदिया ने कहा ये सारे वादे सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर पूरे हो जाएंगे। अब उसके बाद बीजेपी सरकार में भी इस बात पर मंथन हो रहा है, क्या हमें भी चुनाव से पहले मुफ्त बिजली दे देनी चाहिए। अखिलेश यादव भी सत्ता वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर अखिलेश ने लखनऊ के पार्टी ऑफिस में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कार्यकर्ताओं से अपील की, चुनाव में डीएम और ईवीएम से सतर्क रहें। जरा सुनिए। यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है।
बिहार में देखा, बंगाल में चुनाव देखा। बिहार का चुनाव अलग था, और बिहार के चुनाव को बताओ बेईमानी हो गई कि नहीं हुई? बेईमानी, बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर ली। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की। लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी, और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है। चुनाव से 6 महीने पहले ही अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम को मुद्दा उठा दिया है। इस पर भी बहस करेंगे, लेकिन राष्ट्र की बात में आज का पहला सवाल, और सवाल बड़ा सीधा है। प्रियंका गांधी बनेंगी यूपी की मुख्यमंत्री, और फ्री बिजली पर होगा यूपी का चुनाव। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से के शर्मा, कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम, समाजवादी पार्टी की तरफ से डॉक्टर अजीज खान, वारिस पठान एआईएमआईएम से, और शरद प्रधान आ गए हैं लखनऊ से, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, यूपी की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। आप सभी का स्वागत है। पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम, आचार्य जी, क्या प्रियंका गांधी यूपी की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं? आचार्य जी। देखिए मानक जी, राज्यों के मुख्यमंत्री बनाने का और देश के प्रधानमंत्री को बनाने का फैसला जनता लिया करती है, और जिसको जनता चाहती है वो मुख्यमंत्री बनता है, जिसको जनता चाहती है वो प्रधानमंत्री बनता है। जहां तक सवाल है प्रियंका गांधी जी का, तो प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा हैं, ये एक अलग विषय है। और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जा रहा है, ये एक अलग विषय है। मुख्यमंत्री का वो चेहरा है, मुख्यमंत्री की कैंडिडेट हैं, मुख्यमंत्री की दावेदार हैं, ये अलग विषय है। मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं या मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं। और एक बात और मैं आपको साफ कर दूं, गांधी फैमिली सत्ता के लिए सियासत में नहीं है, सेवा के लिए सियासत में है। कि अगर गांधी फैमिली सिर्फ सत्ता के लिए सियासत में होती तो राजीव गांधी जी के असैसिनेशन के बाद नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर होती। उसके बाद 2004 में जब सत्ता आई तो मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, फिर सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर होती। 2009 में जब सरकार बनी तो फिर सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी, मनमोहन सिंह नहीं बनते। 2013 में भी प्रधानमंत्री बदलने की बात थी, राहुल गांधी जी के लिए सब तैयार थे, लेकिन गांधी फैमिली ने राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इसलिए मैं साफ कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के होने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अभी मुख्यमंत्री का चेहरा या मुख्यमंत्री का कैंडिडेट किसी को घोषित नहीं किया है। जहां तक प्रियंका जी का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनना चाहेंगी, क्योंकि वो किसी भी पद की लालची हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। हाँ, उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में जरूर चुनाव हो रहा है, वो ये चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था। आचार्य जी का संपर्क टूट गया लगता है, लेकिन आचार्य जी ने कहा प्रियंका गांधी यूपी में मुख्यमंत्री पद की न दावेदार हैं, और ना ही ऐसा लगता है आचार्य जी को कि वो मुख्यमंत्री के पद में दिलचस्पी रखेंगी। आचार्य जी वापस आ गए। आचार्य जी, इसका मतलब यह हुआ आप 2004 और 2009 का याद दिलाते हुए ये इशारा कर रहे हैं कि अगर प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस ने यूपी का चुनाव जीत भी लिया तो भी प्रियंका मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, किसी और को मुख्यमंत्री बना देंगी, जैसे मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी ने बना दिया था। देखिए मानक जी, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी चेहरा बने, मुख्यमंत्री का चेहरा बने, ये कार्यकर्ताओं की मांग है। लेकिन कार्यकर्ताओं की तो ये भी मांग है कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा बने। प्रियंका गांधी इस देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। इस देश में लाखों करोड़ों कार्यकर्ता ये चाहता है, मैं भी चाहता हूं कि प्रियंका गांधी देश के प्रधानमंत्री का चेहरा बने। हमने भी उनसे निवेदन किया, आग्रह किया कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा बनिए, लेकिन मुझे लगता है प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनेंगी। अब आचार्य जी खुलकर बोले, अब आचार्य जी ने असल बात कह दी है। आचार्य जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि प्रियंका गांधी और गांधी परिवार के करीबी भी हैं, अब असल बात पर आए हैं। आचार्य जी कह रहे हैं ये मुख्यमंत्री पद के लिए प्रियंका गांधी नहीं है, वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार बन सकती हैं, वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने लायक हैं।
यूपी का मुख्यमंत्री पद उन्हें सूट नहीं करेगा, उनका कद राष्ट्रीय स्तर का है, यही कह रहे ना आचार्य जी? मैं जो कह रहा हूं वो मैंने कह दिया। अब इसका अर्थ आप क्या लगाएं वो आप लगा लें, लेकिन मैं फिर इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि देश के करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि कांग्रेस की कमान प्रियंका जी के हाथ में दी जाए और वो देश के प्रधानमंत्री पद का दावेदार बने, लेकिन फैसला कांग्रेस पार्टी हाईकमान करेगी और गांधी फैमिली करेगी। मगर मैं ये कह रहा हूं, बार बार इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है कि प्रियंका गांधी राष्ट्रीय चेहरा बने, उत्तर प्रदेश का चेहरा प्रियंका गांधी नहीं बने। प्रियंका गांधी हमारी राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते कांग्रेस की प्रभारी हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी। अरे वाह, ओके, ऑल राइट। एक और बात बड़ी कह दी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। आचार्य जी को ऐसा लगता है इस बार यूपी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करेगी और उस चेहरे पर चुनाव भी लड़ेगी। बड़ी बात है अगर आचार्य जी खुद ये बता रहे हैं। कांग्रेस के अंदर जाहिर है, अब आचार्य जी कह रहे हैं उन्हें लगता है, तो हो सकता है इस बात में दम भी हो, क्योंकि अभी मैं ग्राफिक्स में भी दिखाऊंगा, हर पार्टी का जो कि यूपी में चुनाव लड़ने जा रही है, मुख्यमंत्री पद का एक चेहरा है। ऊपर मैं यहां अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव हैं, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मायावती हैं। ये देखिए ऊपर आ गया। एआईएमआईएम ने भी अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, असदुद्दीन ओवैसी के रूप में। बस कांग्रेस बाकी थी, इसीलिए हमने ऊपर प्रियंका गांधी लिखकर उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं मुख्यमंत्री पद की दावेदार प्रियंका गांधी बिल्कुल नहीं होंगी, पर एक उम्मीदवार, एक दावेदार, एक चेहरा जरूर घोषित किया जाएगा। हमें इंतजार रहेगा। के शर्मा, दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूं आज के, प्रियंका पर बाद में। खबर यह आ रही है के शर्मा कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में मुफ्त बिजली देने पर विचार कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कल ही घोषणा की है 300 यूनिट फ्री बिजली उत्तर प्रदेश में। के शर्मा। मानक जी, आपकी खबरों का सोर्स क्या है इसका मुझे जानकारी नहीं है। मैं 3 दिन पहले ही लखनऊ में था और 2 दिन मेरे प्रवास के दौरान मुझे तो कहीं ऐसी कोई चर्चा न कहीं सुनाई दी, क्योंकि मैं वहाँ की बैठकों में भी था। इतना अवश्य कह सकता हूँ, 3 करोड़ परिवारों को हमने नियमित बिजली कनेक्शन दिया है। 1 करोड़ 28 लाख सौभाग्य योजना की तरह निःशुल्क बिजली कनेक्शन हमने बांटे। 1 करोड़ 4 लाख राजस्व गांवों में 2.5 लाख मजरों तक हमने बिजली पहुंचाई है। उजाला योजना के तहत 2.80 करोड़ LED बल्ब का हमने वितरण किया है। जिला मुख्यालय पर 24 नगरीय क्षेत्रों पर 22 घंटे हम बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। ये सारा ऐसे आप कहें तो वह बिजली के क्षेत्र पर बहुत सारे अपने अचीवमेंट जो हमने काम किए हैं इन 5 वर्षों पे, वो मैं आपको बहुत जो है सच्चाई के साथ यहाँ रख सकता हूँ। जहाँ कभी 4 घंटे 5 घंटे बिजली आती थी, लोग कहते थे कि अब जो है यहाँ इससे ज़्यादा बिजली नहीं, और कई पंप चला के लोग करते थे। आज 22 से 24 घंटे वहाँ बिजली मिल रही है। ये आपूर्ति हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है, और उसमें कोई भेदभाव नहीं कि ईद में नहीं तो होली में नहीं, और ईद में हाँ और होली में हाँ, ऐसा कोई भेदभाव हमने नहीं किया है। हमने सभी धर्म के सभी त्योहारों में सभी तरह, क्योंकि ये चर्चा पिछली बार बहुत लबूत से चली थी, इसलिए मैं आपको बता दूं हमने समान रूप से सबको बिजली वितरण तो किया। मतलब मुफ्त बिजली का ये जो मुद्दा है जो आम आदमी पार्टी बना रही है, ये मुद्दा नहीं बनेगा, आप ये कह रहे हैं? तो इसलिए बिजली को ये मुद्दा ही नहीं बनेगा। देखिए, आम आदमी पार्टी को किसी से वहां से क्या लेना देना है मानक जी? आप दिल्ली के अंदर ही इनकी समीक्षा कर लीजिए। 200 यूनिट तक इन्होंने फ्री किया है, इसके बाद 201 होते ही तो पूरा चार्ज है। तो ये इनका, और एक चीज बताइए ना, फ्री क्या है? अपनी जेब से दे देंगे? आम जनता के जेब के जो राजस्व का पैसा है उसी को तो देंगे। बिजली बनाने वाली कंपनी फ्री में देगी क्या? और ये क्या मनीष सिसोदिया अपने घर की तिजोरी से निकाल के दे रहे हैं? ये तो लोगों को बहकाने का एक तरीका है, जो कि अब जनता इसको समझ रही है, इन अनुभवों से जान रही है।
तो इसलिए ये कहना मुद्दा बनेगा नहीं बनेगा, ये सब तो ये कोशिश वहां करेंगे जो भी करना है, लेकिन हम वो करेंगे जो जनता के हित में होगा, जो जनता के हित में किए जो है उनके लिए आवश्यक है और उनके विकास के लिए आवश्यक है। हम वो काम वहां पर कर रहे हैं। इसीलिए हम एक बात कह के समाप्त कर दूं कि मात्र हमने 2014 में चुनाव वहां जीता, जो काम हमने किया उसका हमें परिणाम 2017 में मिला। हम 2017 में 324 सीट लेकर आए और 2017 से जो फिर हमने आगे काम किया राज्य के अंदर, वो उसको परिणाम 2019 में मिला। हम फिर उसी तरह लोग 2014 की तरह जीत कर आए। तो इसका मतलब जनता हमारे विकास के कार्यों से खुश है और इसी तरह हम 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर ओके, ऑल राइट। डॉक्टर खान, अखिलेश यादव अभी से ईवीएम की बात करने लगे। ऐसा लगता है कि अभी से हार का बहाना ढूंढ रहे हैं आप लोग, बेईमानी होने वाली है। अरे अभी तो 6 महीना पड़ा है चुनाव में, अभी से ईवीएम। देखिए मानक जी, इस बात को आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है, ईवीएम पर सवाल उठा है और उठता रहेगा, क्योंकि ऐसे हालात पैदा हुए हैं। ये मैं नहीं उठा रहा हूं, ये जब बीजेपी शासन सत्ता में नहीं थी तो उस वक्त किरीट सोमैया और जीवीएल नरसिम्हा ने एक किताब भी इस पर लिखा था, और वो लिखा था डेमोक्रेसी फॉर रिस्क। मेरे ख्याल से आपने पढ़ा भी होगा। और इस पूरे किताब की जो भूमिका बांधी थी वो आदरणीय आडवाणी जी ने बांधी थी। इन्होंने बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया था ईवीएम पे। एक बात खान, वो पुरानी बात हो गई ना, 2021 में आ जाएगी। आ रहा हूं सर, अरे सर मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं, प्लीज मुझे मौका दे। मानक जी और सुब्रमण्यम स्वामी ने यहाँ तक हलफनामा दिया था कोर्ट में, और उसके बाद एक रिट भी दायर किया था। मकसद ये है कि ईवीएम कहीं ना कहीं सवालिया निशानी है। नहीं, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि वो सवालों के निशाने में है ईवीएम, और कोई सवाल नहीं उठाता। सिर्फ जब हार जाते हैं तब उठाते हैं, जीते हैं तो नहीं उठाते हैं। देखिए सर, जब हम चुनाव जीते तब भी मैंने सवाल उठाया, हार रहा हूं तब भी सवाल उठा रहा हूं। वो सवाल के कटघरे में है ईवीएम, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ईवीएम का सहारा लेते हैं, और ये देखने को मिला बिहार में। पहली बात, एक बात में कंप्लीट कहां देखने को मिला बिहार में? अखिलेश यादव ने भी बिहार का जिक्र कर दिया, कहां देखने को मिला बताइए? क्या हुआ था बिहार में? क्यों नहीं गए? जिन लोगों को दिक्कत थी क्यों नहीं गए कोर्ट? क्यों नहीं गए चुनाव आयोग के पास शिकायत लेके? कुछ नहीं था बिहार में। ईवीएम को बस आप यूं ही बदनाम करते हैं। सर खूब शिकायत होती है, खूब बातें रखी जाती है, लेकिन जब आज जितनी भी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, आज सत्ता के कठपुतली बनी हुई है, तो शिकायत का क्या मतलब है? अरे तो फिर दूसरी बात सर मुझे मौका दे। बोलिए। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं को होशियार किया है कि बंगाल में नहीं चल पाया इनका, क्योंकि बिहार में चलाया, वहां सावधान नहीं थे लोग। बंगाल में सावधान थे, इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग भी सावधान रहे। ये कब क्या गुल खिला दे कुछ भरोसा नहीं। इसलिए अगर हम सावधान रहेंगे तो ईवीएम का खेल ये नहीं कर पाएंगे, और हम नहीं करने देंगे, इनके चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, और ये सच्चाई है। हमारे कार्यकर्ता आज से इनका जो चाल है उसको समझ करके कहीं ना कहीं उस पर पूरी तरह से चाप चौबंद हो गए। एक बात अभी मैं सुन रहा था साहब, एक आपने स्टेटमेंट जारी किया कि आज साहब मोदी जी का जन्मदिन है और वो सेवा समर्पण भाव वो शुरू कर रही है बीजेपी। अरे यही सेवा समर्पण भाव जब मजदूर चल रहे थे साहब, मर रहे थे छोटे छोटे मासूम बच्चे साहब, गाड़ियां नहीं मिल रही थी, 2-2, 2.5 हजार किलोमीटर बच्चे और बूढ़े और जवान चल रहे थे। अगर सेवा समर्पण भाव उस वक्त शुरू कर दिया जाता तो मानक भाई इंसानियत शर्मसार नहीं होता। लोग लाशें नहीं दफना पाए अभी कोरोना काल में, दफनाने के लिए लोग नहीं मिल रहे थे, और आज जो बीजेपी के नाम पे सेवा समर्पण भाव की बात कर रहे हैं साहब, कह रहे हैं साहब हम लोग बहुत भक्ति वाले लोग हैं साहब, लाशें दफनाने के लिए। डॉक्टर खान एक सेकंड, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर एक काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, और वो आपको ब्रेकिंग न्यूज बता दूं। एक दिन में प्रधानमंत्री के आज जन्मदिन पर अब तक 2 करोड़ टीके लग चुके हैं कोरोना के, 2 करोड़ वैक्सीनेशन, ये आंकड़ा पार कर चुके हैं हम आज। और आज सरकार का लक्ष्य है 2.5 करोड़ तक एक दिन में वैक्सीन लगाने का। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सरकार ने यह खास टारगेट अपने लिए रखा था, और ऐसा लग रहा है कि यह टारगेट पूरा भी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक 2 करोड़ आंकड़ा पहुंच चुका है और 2.5 करोड़ पहुंचने में
ऐसा लगता है कि अब कोई बाधा नहीं है। के शर्मा जवाब दे दीजिए क्विकली, उसके बाद आगे जा रहा हूं। डॉक्टर अजीज खान कह रहे हैं ईवीएम, फिर से ईवीएम, बोलिए के शर्मा। बस नहीं, मैं तो आज इस पे एक ट्वीट भी किया मानक जी कि फिर से ईवीएम का बहाना, और अखिलेश ने अपनी हार को पहचाना, क्योंकि स्वाभाविक तौर से ईवीएम इनको तब याद आते हैं जब इनकी हार इनको जमीन पे दिखने लगती है। अब ये चुनाव के समय, 5 साल बाद चुनाव के समय अखिलेश जी अब इधर उधर लोगों से बात कर रहे हैं, जनता के बीच तो अभी भी नहीं पहुंच पाए। एक दिन यात्रा निकाली थी, जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय से चले और जनेश्वर पार्क पे उनका कार्य जो है प्रचार कार्य पूरा हो गया, फिर इसके बाद जमीन पे नहीं दिखे वो। तो उनको समझ आ गया कि बीच में अब जमीन मेरे पास है नहीं, तो उनको ये स्वाभाविक रूप से लगने लगा कि अब बहाना बनाऊं, क्योंकि ये ईवीएम के लोग लेके मानक जी न जाने कितनी चर्चाएं हुई, न्यायालय तक में सारे विषय गए, और जिस बुक का ये उल्लेख कर रहे हैं उसी सब के कारण से बाद में ईवीएम के साथ कई नए चीजें जोड़ी गई, जैसे उसमें जो फोटो निकलता है, जो प्रिंट, जो आप वोट करते हैं उसकी जो मशीन में नाम भूल गया उसका, तो ये सारी चीजें जोड़ी गई उसके बाद, इसलिए अब वो प्रूफ है। अब एक में फैक्ट पे आता हूं आगे। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो अभी अजीज खान जी ने आज सेवा समर्पण के हमारे कार्यक्रम पे कहा, ये आपके लिए एक जो है उदाहरण है अजीज खान साहब, इसको समझ लीजिए। अखिलेश यादव ने और आपकी पूरी पार्टी ने मिलकर इस वैक्सीन का विरोध किया, यहां तक आपने जो खबर फैलाई कि इसको लगाने से नपुंसकता फैलेगी और इसको नहीं लगाना है, ये यूपी, ये जो है भाजपा का वैक्सीन है, यह कह के लोगों को आपने भड़काया और बहकाया। और एक माननीय प्रधानमंत्री उनकी अपील पर और पूरे हमारी पार्टी के उसके मेहनत से जो हमने वहां पर समर्पण के कारण लोगों को फिर से इसके लिए जन जागरण किया, आज एक दिन के अंदर 2.5 करोड़ जो है वैक्सीन लग रही है। इससे आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी क्या, यानी जनता के बीच में आपकी विश्वसनीयता कितनी है। ओके वारिस पठान, प्रधानमंत्री ओके आगे जा रहा हूं। वारिस पठान, कार्यकर्ताओं की विश्वसनीयता, वारिस पठान पहले तो वारिस पठान ये 2 मुद्दे इन पर बोलिएगा, चुनाव पहले इन 2 मुद्दों पर बोलिएगा वारिस पठान। एक तो 2 करोड़ वैक्सीन लग गई आज, 2 करोड़ एक दिन में, बताइए दुनिया भर में कहीं नहीं लगी, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, 2.5 करोड़ हो जाएगा एक दिन का आंकड़ा। और उसके बाद फ्री बिजली पर भी बोलिएगा। चुनाव आ रहा है, मैं थोड़ी सी बात मानक जी, हाँ। उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, सब लोग लगे हुए हैं। आज कुछ बहुत मजे की बात बताना चाहूंगा मानक जी आपको, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे इस बात पे भी। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी लड़ेगी सभी सीटों पर, किसी का वोट नहीं कटेगा। किस तरह से लोग भरम फैलाते सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी लड़ेगी सभी सीटों पर, किसी का वोट नहीं कटेगा। कांग्रेस लड़ेगी सभी सीटों पर, कतई किसी का वोट नहीं कटेगा। समाजवादी लड़ेगी सभी सीटों पर, वोट नहीं कटेगा। बीएसपी लड़ेगी सभी सीटों पर, वोट नहीं कटेगा। राजभर साहब या चंद्रशेखर आजाद साहब लड़ेंगे, शिवसेना लड़ेगी, किसी का वोट नहीं कटेगा। आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर लड़ेगी, किसी का वोट नहीं कटेगा। मगर जैसे ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी चुनाव, सबके वोट कट जाएंगे और भाजपा जीत जाएगी। ये भरम फैलाया जा रहा है इन लोगों के थ्रू, बताइए अब ये मजे की बात है क्या नहीं? इनको दिक्कत मानक जी, इनको दिक्कत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इसलिए कि चाहते नहीं है कि कोई मुस्लिम लीडरशिप पैदा हो वहां पर। ये चाहते नहीं है कि मुसलमानों के भी एमएलए जीत के जाए असेंबली के अंदर और आवाज रेस करे कौम के लिए और लोगों के लिए, माइनॉरिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए। ये चाहते नहीं, ये भरम फैलाने की बात कर रहे हैं। और अब ये सबके सब मिलके नए भैरम में आ गए। अरे 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन दे दिया मोदी ने, किसके पैसे से दिया? टैक्स पेयर के मनी से दिया। कोई एहसान किया, देश की जनता को जरूरत है दिया, अब दिया। लाखों लोगों की जान चले गई, तब दे दिए होते तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। ऑक्सीजन से इतने लोग मर गए, उनकी जान नहीं जाती। गंगा घाट किनारे के ऊपर हमने लोगों के शव तैरते हुए देखे, जिनको कुत्ते नोच के खा रहे थे, उनका क्या? अरे तो ये धर्म फैलाना छोड़ो, चुनाव आया है मानक जी, बहुत सारी नीतियां आएगी। चुनाव के लिए इंतजार कर रहे थे क्या? पहले क्यों नहीं दिया? उन्होंने बोल बोल के थक गए थे। सेकेंड जब वेव आया था कोरोना काल का, तब से सब बोल रहे थे कि भाई आप लोग तैयारी कर लीजिए। मोदी जी सो रहे थे, नहीं किए। अब देखे क्या, अब देखे क्या? अब ये चुनाव के लिए सब कर रहे थे, लोगों ने देख लिया। अब चुनाव के पहले भी अच्छा, ये फ्री बिजली पर आपका क्या कहना है? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्राइम रेट अगेन मूवमेंट बढ़ गया है। फ्री बिजली, आम आदमी पार्टी कह रही है फ्री बिजली देंगे।
आपकी पार्टी का क्या वादा है इस पर? देखिए साहब, ये बोलना और करने में बहुत फर्क है। बोलने में और करने में बहुत फर्क है। ये लोग भरम फैलाने में मास्टर है। मैंने बताया ना आपको स्टार्टिंग में मजे की बात, इस तरह से भरम फैला रहे आम आदमी पार्टी भी कि उनके लड़ने से किसी का वोट नहीं कटेगा और ना बीजेपी जीतेगी, जबकि सब में मिलकर ताकत नहीं बीजेपी को हराने की। 2019 के चुनाव में सब लड़े थे बीजेपी के अगेंस्ट, बीजेपी जीत गई, ये हार गए। हम तो नहीं लड़े थे, आज हम लड़ते आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से आगे बढ़े। और दूसरी बात आपको करेक्ट करना चाहूं मानक जी, आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी यूपी के अंदर सीएम का चेहरा रहेंगे। मैं आपको करेक्ट करता चलूं, असद ओवैसी साहब ने कभी भी नहीं कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनना है या देश का प्रधानमंत्री बनना है। उन्होंने हमेशा कहा है कि हम जा रहे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने, वहां से लोगों की लीडरशिप तैयार करेंगे, वहां के लोगों से लीडर तैयार करेंगे जो जाएंगे असेंबली के अंदर और लोगों की बातें उठाएंगे। तो ये आप जो ऊपर चलाए थे मानक जी, आप उसको निकाल दीजिए। लीडरशिप इनको मुबारक हो। हम कार्यकर्ता लोग हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं, काम करने में मानते हैं हम। ठीक है, चलिए कम से कम वारिस पठान ने स्थिति थोड़ी स्पष्ट कर दी। उन्होंने, क्योंकि पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, उन्होंने कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के ना चेहरा है ना दावेदार। बहुत बढ़िया। शरद प्रधान, पहले शरद प्रधान मैं चाहता हूं ये फ्री बिजली पर बोलिएगा, इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। आज हमारे पास तो खबर यह भी थी सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी सरकार में भी मंथन चालू है कि कुछ फ्री बिजली हमें भी दे देनी चाहिए आम आदमी पार्टी के वादे को काटने के लिए। शरद प्रधान, आपको क्या लगता है? मानक, मैं तो समझा था, मुझे तो लग रहा था कि आप भूल गए कि मैं भी शो में हूं। आधे घंटे बाद मेरा नंबर आया है। बहरहाल ये जो है, ये जो आपने बोला, ये तो कि आपकी बात को तो के शर्मा ने बिल्कुल रिफ्यूट कर दिया। वो कह रहे हैं तमाम मीटिंग्स में मैं मौजूद था, किसी इस बात की चर्चा नहीं हुई। और ये तो कोई छुपाने वाली बात नहीं। अगर फ्री बिजली करने जा रहे हैं तो ये छुपा के तो नहीं रखते। हाँ, आम आदमी पार्टी ने जरूर किया है और आम आदमी पार्टी ने करके भी दिखाया है दिल्ली में। तो ये और ये मुद्दा ऐसा है कि अगर ये चीज अगर ये करते हैं और चाहे बीपीएल कार्ड होल्डर्स के लिए ही करें तो उसका तो असर पड़ेगा। और उसको काउंटर करने के लिए दुर्भाग्यवश कोई ज्यादा लोग उठ नहीं रहे हैं। और जो भी बीजेपी का फायदा हो रहा है वो ज्यादातर इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑपोजिशन एक तो डिवाइडेड है और ऑपोजिशन कोशिश नहीं कर रहा है अपने आप को पूरी तरह मैदान में उतारने की। जहां तक कांग्रेस की बात करी आपने, प्रियंका गांधी बोलती तो बहुत कुछ है और जैसे यहाँ पे आने की भी बात थी, वो आज तक उन्होंने वादा अपना नहीं रखा कि यूपी में आके कैंप करेंगी। तो उनकी बात ये मानना कि वो आकर के लीडरशिप फेस बन जाएंगी, ये हास्यास्पद लगता है आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने कोई अभी तक एफर्ट नहीं किया, जो कि बड़ा दुर्भाग्यवश है। कांग्रेस पार्टी ने कोई एफर्ट नहीं किया है कि अपने आप को, ये इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था रिवाइवल का, लेकिन उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है। तो सिर्फ कहने की बातें अलग हैं, अनाउंसमेंट्स करना अलग है। जब तक ग्राउंड पे नहीं उतरेंगी और उनका इंटेंशन नहीं लगता है मुझे, क्योंकि कई बार उन्होंने यहाँ आकर के मीडिया के सामने भी कहा था, फिर वो आती हैं 3 रोज के लिए स्पेशली, उसके बाद फिर वो महीने भर तक उनकी खबर नहीं होती है। इस तरीके से इलेक्शन अगर सोच रहे हैं कि वो कुछ कांग्रेस का, मतलब छोड़िए जीतने की बात तो बहुत दूर की बात है, मतलब कुछ 7 सीटों से कुछ बढ़कर के 17 सीटें भी हो जाएंगी, तो इस तरीके से नहीं होने वाली जिस तरीके से अभी तक उनका रवैया रहा है, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि कांग्रेस की बड़ी जरूरत है लोकतंत्र में और यूपी के जैसे माहौल में बड़ी सख्त जरूरत थी, लेकिन लोगों को जो है इसी से वेट करना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपस में अलाइन करके किसी तरीके से लड़ती बीजेपी से तो हो सकता था, वरना जो स्थिति है उसमें तो बीजेपी को बिल्कुल एक तरीके का वॉकओवर दिया जा रहा है। हाँ, अच्छा, और जरा शरद जी एक चीज और बताइएगा, जो अखिलेश ने आज बयान दिया एक बार फिर से ईवीएम और डीएम, मुझे लगता है कि या बहुत सारे लोगों को और भी लगता होगा कि ये हार के बहाने हैं क्या अभी से? नहीं, वो तो मैं आपकी बात से सहमत हूं मानक, आपके मैं बात से पूरी तरह सहमत हूं। इस तरह का स्टेटमेंट तभी देता है, बड़ा ये स्टेटमेंट भी बड़ी बेवकूफ़ी का स्टेटमेंट है। कोई पॉलिटिकल लीडर अभी से बोलने लगे तो जाहिर है इसमें वही होगा जो आपने कहा कि अभी से एक ग्राउंड बनाया जा रहा है, भूमिका बनाई जा रही है, तो इससे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखलाता है। और ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे बिल्कुल कि अखिलेश यादव अभी से शुरू कर देंगे। जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप बोलिए, समझ में आता है, क्योंकि कई बार ये चीज देखी गई है और ये चीज बचकानी लगती है बार बार ईवीएम का नाम लेना। और फिर वो बात वही आ जाती है कि जहां आप जीत रहे हैं वहां ईवीएम ठीक है, जहां आप हारेंगे तो ईवीएम खराब है।
तो ये तो अन्य बजाय इसके और ठोस मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी के खिलाफ उठाए जा सकते हैं, उनके बारे में उसको फैलाना चाहिए। उसको लोगों में ये कोरोना का जो मिसमैनेजमेंट था उसके बारे में लोग जाएं, प्राइस राइज के बारे में जाएं, लोगों की जो परेशानियां रही हैं कोरोना के दौरान उसको उभारें। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो अगर नहीं करेंगे और खाली यही बातें करते रहेंगे तो इससे कुछ भला नहीं होने वाला। शरद जी एक कमेंट और करिएगा, ये फ्री बिजली मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा? जो आम आदमी पार्टी ने वादा किया है, ये मुद्दा चुनाव में बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल, अगर पार्टियों ने उठाया, देखिए अगर पार्टियों ने, बिल्कुल बन सकता है ये मुद्दा, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। दिल्ली में इसने रंग दिखाया है अपना, और अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई लेकर के आती है और आम आदमी पार्टी की इसमें क्रेडिबिलिटी भी होगी क्योंकि लोग मानेंगे, दिल्ली में कर चुके हैं तो यहाँ पे भी करेंगे, उनका वादे को मानेंगे। और अगर बीजेपी ने भी उसको दोहराया तो उसकी बात भी मानी जाएगी क्योंकि वो पावर में है। हाँ, ओके। अजीज खान, क्योंकि आपकी मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली पर आपका कुछ स्टैंड है, कुछ सोचना है क्या? फ्री बिजली देंगे सत्ता में आए या नहीं देंगे? देखिए मानक जी, अलग अलग पार्टियों का अपना अलग अलग घोषणा पत्र, अलग अलग सोच है। मैं जरा से ये बता दूं कि ये बीजेपी ने वायदा किया था साहब बिजली की 24 घंटे बिजली देंगे। अभी के शर्मा को मैंने शुरुआत नहीं सुना, उन्होंने कहा साहब हमने बहुत सारा बिजली दिया। जरा ये बता दें कितने यूनिट बिजली इन्होंने बनाया? हमने 5 साल के कार्यकाल में कई सारे प्लांट लगाए, चाहे वो जवाहरपुर का हो, चाहे वो ओबरा का हो, चाहे हरदेवगंज हो, तमाम प्लांट हमने लगाए। 3000 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट तो मैंने 3 जगह लगाया। इस तरीके से छोटे छोटे तमाम यूनिट लगाए, लेकिन एक यूनिट इन्होंने बिजली पैदा नहीं किया। और साहब दावे बड़े बड़े हैं, 24 घंटे बिजली देंगे। जरा ये बताएं कि कहां कहां इन्होंने गांव में 24 घंटे बिजली दिया? पहला मैटर। दूसरी बात, आज भी गांव में लोग परेशान है क्योंकि बिजली तो इन्होंने बनाया नहीं, वादा लंबा कर लिया। और साहब ये बताएं, ये नोट कर लें, इनसे पूछेंगे कि साहब बिजली बताइए कितना बनाया आपने। रही बात देखिए मुफ्त देने की, साहब वादा कर रहे हैं, वादा तो बीजेपी भी बहुत कुछ करती रही है। अभी देखिए तमाम, अभी आज मैं एक बाइट दे रहा था कि योगी जी साहब शिलान्यास सब करने जा रहे, पूरी फहरिस्त तैयार हुई है, 4 महीने चुनाव बचे हैं। जब इनका सर्वे आ गया, इनके एलआई रिपोर्ट आ गए, जब आज उत्तर प्रदेश की जमीन पूरी तरह से खिसक गई, तो अब माननीय योगी जी शिलान्यास करने जा रहे हैं। साहब अभी ये भी पता है मुझे कि वो व्यक्तिगत एलआई की जो रिपोर्ट है और जो सर्वे है उसको देखने के लिए ये पूरा दौरा करेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यक्तिगत जाएंगे। अच्छा, ओके, ऑल राइट, ओके। एक सेकंड के शर्मा, एक सेकंड और बस, जरा आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आपको पूरा मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने का। आचार्य जी आप कुछ कहना चाह रहे थे और बोलिएगा जरा, फ्री बिजली पर भी कांग्रेस पार्टी का कुछ स्टैंड है क्या, कुछ सोचना है क्या? देखिए, फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री दवाइयाँ, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज मिल जाएं तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? जो भी पार्टी अगर ये घोषणा करेगी कि हम उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली देंगे या फ्री एजुकेशन देंगे, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज देंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो वेलकम करेंगे। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। हमारे यहाँ मैनिफेस्टो कमेटी है जिसमें फॉर्मर लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब उसमें काफी काम देख रहे हैं। तो जब वो मसौदा तैयार हो जाएगा तो कांग्रेस पार्टी बाकायदा घोषणा करेगी। कांग्रेस पार्टी कभी भी हवा में बात नहीं करती है कि साहब कभी एक बयान कुछ दे दिया, कभी एक बयान कुछ दे दिया, हम बिजली फ्री कर देंगे साहब, हम खाना फ्री कर देंगे साहब, हम एजुकेशन फ्री कर देंगे। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि जो आप बोलो उस पर अमल करो। बीजेपी ने तो कहा था हम 15 लाख रुपए दे देंगे, दिए क्या? 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, दिए क्या? बीजेपी ने कहा था काला धन ले आएंगे, अच्छा, क्या? ईवीएम से आपको दिक्कत तो नहीं है? तमाम अखिलेश यादव ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, आपको कांग्रेस पार्टी को तो दिक्कत नहीं है ना ईवीएम से? अभी नहीं, देखिए शरद प्रधान जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उन्होंने बड़ी तीखी टिप्पणियां कांग्रेस पे भी की और समाजवादी पार्टी के नेता पे भी की, लेकिन क्योंकि वो निष्पक्ष पत्रकार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनकी समीक्षा का भी सम्मान करता हूं, उनके विश्लेषण का भी सम्मान करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं तमाम देश के विपक्षी पार्टियों से कि अगर ईवीएम से आपको, अगर मेरी बात को पूरा होने दीजिएगा, मैं तमाम देश के विपक्ष
विपक्षी नेताओं से ये आग्रह करना चाहता हूं, अगर आपको ईवीएम पे संदेह है तो फिर सारे चुनावों का बायकाट करके पहले ईवीएम को बदलवाइएगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी जीतती है तो ईवीएम ठीक है, 2012 में अगर अखिलेश यादव जी की सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक है, और अगर हमारी सरकार बन गई तो ईवीएम ठीक है, अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो ईवीएम गलत है। मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर अब ईवीएम कोई मसला रहा है, और सारी विपक्षी पार्टियों को ऐसे बचकाने बयान नहीं देने चाहिए। बोलिए के शर्मा, उसके बाद आ रहा हूं वारिस पठान आपके पास। के शर्मा बोलिए। देखिए मैं प्रमोद कृष्णन जी को सुन रहा था, मैं पहले भी इनका एक बयान था तो मैं कमेंट नहीं किया, अब बताता हूं। आखिर प्रियंका गांधी के चेहरे को लेके इतना उहापोह कांग्रेस में क्यों है? 2017 में कहा चुनाव प्रचार करेंगी, 2 दिन बाद पलट गए, बोले नहीं जाऊंगी। फिर वो आ गई जो यूपी के 2 छोकरे, जब उनका कैंपेन समझौता हुआ, कैंपेन चालू हुआ तो फिर चली गई। फिर वो अंत में ये हुआ कि दोनों छोकरों को छुआरा बना के वापस भेज दिया यूपी के लोगों ने। तो ये सच्चाई। अब 2019 में भी यही हुआ, प्रभारी बना दिया। अब प्रभारी बनी और जो 80 सीटें थी उसमें से इनके पास 2 सीटें थी, 1 सीट उसमें से भाई का वो भी निकल गया, बचा 1 सीट माँ का, वो ही बचा पाई। तो उनका ये भी आप एक ट्रैक रिकॉर्ड समझ सकते। क्या है मानक जी, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फोटो अप कराने वाले लोगों से चुनाव नहीं जीते जाते मानक जी। मैं आसाम में था अभी, मैं आपको जानकारी में भी है कि मैं आसाम में मीडिया का प्रभारी रहा चुनाव में। ये गई वहां पर प्रियंका जी, वहां इन्होंने घोषणा किया कि मैं जो है यहाँ 20 दिन बैठूंगी, बैठ के चुनाव कराऊंगी। और 2 दिन वो असमिया और टोकरी पीठ में डाल के वो जो चाय का पत्ता तोड़ते हुए 2 दिन फोटो अप कराया। फोटो अप करा के वहां से वापस आई, फिर शकल नहीं दिखी आसाम के अंदर में। जिनके नेता कांग्रेस के भूपेश बघेल जी भी इंतजार करते रह गए कि कब आएंगी प्रियंका जी, कब आएंगी प्रियंका जी। तो वही हाल आज उत्तर प्रदेश में भी। मानक जी, मुझे उत्तर प्रदेश में ये 2 साल से प्रभार लिए बैठी हैं, लेकिन कहीं अता पता नहीं। अभी एक बार मैं केवल प्रमोद जी को ये बता दूं, अभी वो कह रहे थे कि वो तो सीएम के लायक थोड़ी ना, पीएम के लायक हैं, और वो तो उसके लायक। अरे साहब, 2 साल से कांग्रेस अध्यक्ष ढूंढ रही है, कार्यकारी अध्यक्ष के बल पे आप अपनी पार्टी चला रहे हैं, तो क्यों नहीं प्रियंका गांधी को इतना जल्दी प्रियंका वाड्रा को बना देते? तो सच्चाई ये है कि ये भी जानते हैं हकीकत कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, तो वो खाक दिख चुका है जनता को। ओके, ऑल राइट, एक सेकंड आचार्य जी, आपको मौका दे रहा हूं जवाब देने का, लेकिन उससे पहले वारिस पठान मैं चाहता हूं एक बार दोहरा दीजिए, क्योंकि अभी तक असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में जब भी आए, वारिस पठान ट्रैक रिकॉर्ड जरूर जब भी आए, उन्होंने खुद अपने चेहरे पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। सबको यह लगा कि शायद सीएम का चेहरा हो सकते हैं। एक बार फिर बता दीजिए वारिस पठान, जरा उत्तर प्रदेश के लोग भी सुन लें कि असदुद्दीन ओवैसी यूपी में सीएम का चेहरा नहीं है। मानक जी, देखिए मानक जी, देखिए मानक जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट है, सदर है, और उनका चेहरा तो पूरा देश चाहता है कि भाई उनके साथ जुड़े, उनके साथ काम करें, उनको दुआओं से नवाजते। और उन्होंने खुद ने कहा है कि हमको ना मिनिस्टर बनना है, ना हमको चीफ मिनिस्टर बनना है, हम उत्तर प्रदेश में आए हैं वहां के लोगों को एम्पावर करने, वहीं से लीडरशिप तैयार करने। अच्छा, ये सब मतलब मुस्लिम सीएम बनाएंगे, ये इशारा है ना, मुस्लिम सीएम बनाएंगे। तो जाते हैं, मगर गांव के लिए, कौम के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। क्यों नहीं बनना चाहिए बताइए? अगर 7%, 8%, 9% वाला अगर बन सकता है मानक जी, जो 20% वाले वोट डालते हैं उनको, तो 20% वाले खुद के अंदर से कोई नहीं पैदा कर सकते ऐसा चेहरा लीडरशिप का? और हम लोग इनकी तरह जुमले नहीं देते ना, 15 लाख डाल देंगे तुम्हारे अकाउंट में, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे। मैं समझ गया, कहा था 2012 के घोषणा पत्र में समाजवादी के मैं समझ गया, बैठे हुए 2012 के घोषणा पत्र में था 16% रिजर्वेशन देंगे, नहीं दिया। ठीक है, तो ठीक ये है। इस बार बिजली का खंभा लगा देंगे, वायर लगाएंगे और बोलेंगे अगली बार वोट दो तो उसमें लाइट भी आ जाएगी। ये लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णम के शर्मा का जवाब देना चाह रहे थे, बोलिए आचार्य जी।
देखिए, मुझे मानक ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगारी की चिंता नहीं है, महंगाई की चिंता नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की चिंता नहीं है, कोरोना की चिंता नहीं है, हेल्थ और एजुकेशन की चिंता नहीं है। सबसे बड़ी चिंता इनका जो है वो प्रियंका गांधी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि तालिबान से इतना नहीं चिढ़ते हैं ये लोग जितना प्रियंका गांधी के नाम से चिढ़ते हैं। भाई, प्रियंका गांधी को इस देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है कि वो देश का नेतृत्व करें, कांग्रेस की कमान संभालें। राहुल जी के इस्तीफे के बाद में जब राहुल जी ने इस्तीफा दे दिया, राहुल जी अध्यक्ष नहीं बनने को तैयार है, तो देश का कार्यकर्ता चाहता है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करें। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मसला है। अब हमने तो आपको नहीं कहा कि साहब राजनाथ सिंह जी को आपने साइड में क्यों कर रखा है, गडकरी साहब को। अच्छा, ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। ये दिलचस्प बहस है, इसे फिर किसी दिन यहीं से शुरू करेंगे जहां आज छोड़ रहे हैं। लेकिन आज मैंने डिबेट में, क्योंकि यूपी का चुनाव आ रहा है, तो हर दिन जो जो मुद्दे उठते हैं वो सारे कवर करने की कोशिश की है। चाहे प्रियंका गांधी का सीएम का चेहरा बनने पर बहस हो, फ्री बिजली का मुद्दा हो, या फिर अखिलेश यादव का बयान ईवीएम के खिलाफ, वो भी कवर करने की कोशिश की है। इसी तरह हम लोग जब भी यूपी चुनाव पर बहस करते हैं, सारे मुद्दों को कवर करने की कोशिश आगे भी करते रहेंगे। आज बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।